नमस्कार, मैं शशांक तिवारी। आप देख रहे हैं मेरे साथ द लोक नीति। आज कल इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से अयोध्या मामले पर के बारे में तरह तरह की जानकारियाँ आपको मिल रही हैं और इस विषय पर हमारी ये कोशिश है कि आपको इतिहास के पन्नों से लेकर अभी तक क्या कुछ घटित हुआ अयोध्या से जुड़े मामलों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से अयोध्या में क्या कुछ समय समय पर बदला। देखिए, अयोध्या मामले को जब भी हम सुनते हैं और जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे एक जो है मानस पटल पर, जनमानस के पटल पर एक छवि आती है। वो छवि आती है श्री राम की, क्योंकि अयोध्या पूरी तरह से श्री राम पर बेस्ड है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको यही समझ में आएगा। और आज जो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं वो भी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो तीनों पक्ष हैं, जिसमें पहला पक्ष है श्री रामलला जन्मभूमि, दूसरा पक्ष है निर्मोही अखाड़ा और तीसरा पक्ष है सुन्नी वक्फ बोर्ड। और इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत ही यहाँ से हो रही है कि माना यह जाता है कि जो मुगल वंश का पहला शासक था बाबर भारत आता है और भारत आने के बाद उसने जिस तरीके से उसका पूरा एक माइंडसेट था कि जो आबादी यहाँ पर निवास कर रही है, कहाँ पर, भारत पर, उस आबादी को टारगेट किया जाए। तो बाबर सिर्फ भारत में राज करने नहीं आया था। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि भारत में वो सिर्फ राज करने आया था, तो बाबर की सोच, अगर आप इतिहास में जाएंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको ये बात पता चलेगी कि बाबर की सोच ये थी कि उसे अपने तरीके से सबको एक क्रमबद्ध बांटना था। और क्रमबद्ध बांटने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ वो चाहे वैसा ही हो। इसको लेकर उसकी एक और सोच थी जिस पे उसने काम किया। बाबर जब अपने मिशन के तौर पर निकल पड़ता है तो उसने हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया और हिंदुओं के मंदिरों में उसने अयोध्या में, ये भी मान्यता है, क्योंकि मैं इसको मान्यता इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा लोगों ने पढ़ा, ऐसा लोगों ने सुना और ऐसा लोगों को आज तक याद है। तो इसलिए ये मान्यता और कथा के जरिए आज हमारे सबके सामने है। वर्तमान फैज़ाबाद, जहाँ पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद चल रहा है, जिस विवाद की मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही है, 39-40 दिन हो चुके हैं इस पूरी सुनवाई को होते होते। और जब हम डे बाय डे सुनवाई, जिरा और उसमें आने वाले सब्जेक्ट्स देखते हैं तो धीरे धीरे एक आम जनमानस का नॉलेज बढ़ता जा रहा है उस विषय को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ कयास था, कुछ लोगों को कुछ कयास था, ये धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। खैर, हम वापस से अपनी पुरानी बात पर आते हैं। तो ये माना जाता है कि बाबर ने जो है वो राम मंदिर तुड़वाया और राम मंदिर तुड़वाने के बाद एक मस्जिद बनवाई, अपने सहयोगी से एक मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। और ये पूरा मामला जो है वो वहीं से शुरू होता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद बनने के बाद जो है, और कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि प्लीज़ इसमें धर्म की दखल अंदाजी मत करिए, जो कि सही भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसमें धर्म की दखल अंदाजी को रखेंगे तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा इस केस को आम जनमानस को समझने में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है अपना उपयोग कर रही हैं
ये भी मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। सर, अभी तक हमने ये देखा कि अयोध्या से जुड़े मामलों में अयोध्या के ऊपर कई तरह की राजनीतिक पार्टियों ने जन्म लिया और कई तरीके के बड़े बड़े राजनेताओं ने जन्म लिया, जिनमें से कुछ प्रधानमंत्री भी बने, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी बने, तो बहुत बड़े बड़े नामी चेहरे हैं। तो क्या उस समय काल की कुछ जानकारियाँ हमसे आप बता सकते हैं? देखिए, आपने ये विषय सही में जो दर्शक इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं। सर, मेरा पूछने का कारण ये था इसलिए क्योंकि इस अयोध्या के विषय पर काफ़ी राजनीतियाँ हुई, तो हम उस प्रश्न पर भी इस पर चर्चा करना थोड़ा सा ज़रूरी है। मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, और साथ ही साथ जो दर्शक अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस बात को जाने कि यह जो मामला है इसे धर्म के चश्मे से जो आपको दिखाया जा रहा है यह पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आप ये देखिए कि इसके पक्ष और विपक्ष, जैसा कि आपने बताया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, एक हम हिंदी में कहावत कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर रहा इस पूरे मामले को लेकर, फिर वो चाहे पक्ष से जुड़े हुए लोग हों या विपक्ष से जुड़े हुए लोग हों। मैं मामले के पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा हूँ। तो हमें यह पता चलता है कि राम जन्मभूमि विवाद जब सन 88 पे आता है, चूँकि आपने वर्तमान और थोड़ा सा पास्ट की बात करी है तो इसलिए हम एग्जैक्टली वहीं पहुँच जाते हैं। और सन 88 आते आते तक, जैसा कि आपको पता होगा, उसके बाद ही लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं भाजपा के संस्थापक पुरुषों में से एक है, उन्होंने सोमनाथ से एक यात्रा निकाली थी। कहाँ तक के लिए? अयोध्या के लिए। और उस यात्रा में उनके सारथी कौन थे? भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे पार्टी का नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि जब नेताओं का नाम आएगा तो पार्टी का भी नाम आएगा, और ये बात बिल्कुल सर्वलिखित है और सबको पता है। ये एक ऑफिशियल यात्रा थी, जो यात्रा, और उस समय मैं आपको बता दूं कि भाजपा की ही सरकार के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। जब ये यात्रा बिहार पहुंचती है तो इसे रोक लिया जाता है, और उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, और केंद्र में सरकार थी वीपी सिंह की। जब यात्रा को रोक लिया गया तो भाजपा वालों को असहज लगा, भाजपा वालों ने समर्थन वापस ले लिया वीपी सिंह सरकार से। और फिर इसके हम आगे आते हैं तो इसमें कई तरह के मसले जुड़े हुए हैं, जैसा कि 92 भाई 6 दिसंबर सन 1992 को जब इस बाबरी ढांचे को, बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया, और मोटी मोटी संख्या उस समय की बताई जाती है कि तकरीबन 5 लाख की संख्या में, 5 लाख की संख्या में कार सेवक जो है वो अयोध्या पहुंचते हैं। तो उस दिन का वाकया कुछ ऐसा था कि 5 तारीख की शाम है, और 5 तारीख की शाम को अयोध्या में कार सेवकों का जमावड़ा लग जाता है, डेरा लग जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री कल्याण सिंह, और दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस की, और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। पल पल की अपडेट लेने के लिए जो उन्होंने अपने अधिकारी भेजे थे फैज़ाबाद यानी कि अयोध्या, उनसे अपडेट ले रहे थे। दोपहर 12 बजे कल्याण सिंह से अधिकारियों की बात होती है, जिसमें वो कहते हैं कि पूरा मामला ठीक है, स्थिति एकदम अपने कंट्रोल में है, और हमारी पुलिस जो है सब देख रही है, स्थिति एकदम कंट्रोल में है। लेकिन शाम 3, 4, 5 बजे तक धीरे धीरे ऐसी खबरें आने लगी। चूँकि मीडिया तो उस समय मौजूद था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वहाँ मौजूद था, लेकिन तब आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आपको लाइव अपडेट्स मिल जाएं, तो इसलिए खबरें शाम को, सुबह, अगली सुबह इस तरह से आ रही थी।
और आप उस समय के वीडियो भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बात और अच्छे से और जानकारियाँ। तो शाम होते होते तक बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको गिराया जा चुका था। और जैसा कि आपको पता होगा उसके बाद जो है एक्शन लेते हुए दिल्ली सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने 3 स्टेट की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। और इसके बाद जो दंगे हुए, जो सिलसिलेवार दंगे हुए पूरे देश में, ये सब लोग जानते हैं इस बारे में। और इसके बाद से राजनीति का वो दौर शुरू होता है जिसमें हर एक पार्टी, चाहे वो राम मंदिर के पक्ष में हो चाहे वो राम मंदिर के विपक्ष में हो, मतलब मैं दोनों समुदायों की बात कर रहा हूँ, एक पार्टी एक समुदाय के पक्ष में है, दूसरी पार्टी दूसरे समुदाय के पक्ष में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े मामले के बाद आज जब हम 2019 में जी रहे हैं तो इस सोच के साथ जी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आएगा, ये जजमेंट आएगा, तो इसके बाद क्या होगा। ये डर में क्यों जी रहे हैं लोग, और ये डर आया कहाँ से, ये डर पैदा किसने किया, और इस राजनीति से फायदा किसका होने वाला है। हमें इस तरह के सवालों के जवाब अपने उन राजनेताओं से करना चाहिए जो कथित राष्ट्रवादी के तौर पर हमें इस तरीके का बना रहे हैं जहाँ पर केवल हिंसा होती है। आप सोचिए कि क्या हम इस तरह के हिंसा वाले माहौल में जीने वाले व्यक्ति हैं। हम पूरी दुनिया से अपनी तुलना करते हैं, और इस तरह की चीज़ को जब कोई पॉलिटिकल पार्टी समाज में बढ़ाती है तो जाति दंगे फैलने लगेंगे, धार्मिक दंगे फैलने लगेंगे। ये कहाँ तक सही है। जी हाँ, ये इस फैसला आने के बाद, ये फैसला आने के बाद हमें इस तरीके का माहौल नहीं बनाना चाहिए कि कोई समुदाय, एक समुदाय जीता एक समुदाय हारा। यदि इस तरीके की थिंकिंग हम अपनी सोसाइटी में देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी भड़काऊ चीज़ जो हमारे कहीं ना कहीं पूर्व में राजनेताओं ने करी, राजनीतिक पार्टियों ने करी, जिस कारण ये दंगे और ऐसे फसाद जन्म लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक जो पत्रकार का एक धर्म होता है कि जनता को जागरूक करने के लिए, तो क्या पत्रकार किस तरीके से इसमें रोल अदा करेंगे अपना। देखिए, पत्रकार जो होता है उसको जनता की पैरोकारी करना चाहिए। जनता के जो मुद्दे हैं जिनसे जनता डायरेक्ट जुड़ी है, इनडायरेक्ट जुड़ी है, उन मुद्दों को सरकार के सामने उठाना चाहिए। यह पहला दायित्व तो पत्रकार का है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार जनता के लिए कोई षड्यंत्र रच रही हो और पत्रकार इस बात को जानकर भी अनजान बन जाए तो वो पत्रकारिता नहीं कर रहा, वो कुछ और कर रहा है। और वो क्या कर रहा है ये आम जनमानस बहुत अच्छे से जानता है और जान चुका है। आप सोशल मीडिया खोल के देखिए भाई, हम सोशल मीडिया को क्यों बोलते हैं कि ये भविष्य का मीडिया है, क्योंकि वो एक ऐसी डेस्क है जहाँ पर एक आम व्यक्ति भी उसके ऊपर हुए अत्याचार को, उसके ऊपर हुए दुर्व्यवहार को और कोई गलत व्यवहार को उस डेस्क पर जाहिर कर सकता है। और अगर आपके मुद्दे जनहित से जुड़े हुए हैं या लोगों को लगता है कि नहीं आपके साथ बुरा हुआ है तो लोग आपको समर्थन भी देते हैं। और इस तरह के कई हज़ारों किस्से हमने देखे। तो जो बात आपने करी कि ऐसी स्थिति में पत्रकार को क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा, हम भी पत्रकारिता के छात्र हैं और एक अदने से युवा छात्र हैं, लेकिन अपने मनोमस्तिष्क में हम गणेश शंकर की कलम लेके चलते हैं, हम लोकमान्य के रास्ते चलते हैं और हम गांधी के रास्ते चलते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई ये जो फैसला आने वाला है, अभी आया नहीं है, ये मेरे देश का फैसला है, ये मेरे देश के लोगों से जुड़ा हुआ फैसला है। और इस फैसले को भुनाने वालों का हमें पर्दाफाश कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु इस फैसले के आने के बाद जो बिगड़े बोल के लोग हैं, जो जातीय और मजहबी आधार पर मामले को तूल पकड़ाते हैं
ऐसे लोगों को पर्दाफाश करने का काम पत्रकार को करना ही चाहिए, और यही एक स्वस्थ समाज के लिए एक पत्रकार को बहुत 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 ज़रूरी है। सर, अभी हमने पूर्व की जो घटनाएं हैं, अभी जो हमारे इस भारत देश के अंदर की जो स्थितियां हैं, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, तो आपको ये नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो हमारी मौजूदा सरकार है वो कई फैसले ऐसे लेती है जैसे कि पहले हमारे भारत देश में को जो गुलाम बनाया गया, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनाया गया, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। तो जो अभी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी सेटअप करके रखी हुई है कि हमें मुद्दों को भटकाना है, वी शुड डेविएट एंड रूल द पॉलिसीज। तो यही करने के कारण आजकल हम देख रहे हैं कि ना लोग मुख्य मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं। ज़्यादातर मीडिया चैनल केवल भारत, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिमों को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो ये सब का एक पूरा एटमॉस्फेयर बना कर रखे हैं। तो कहीं आपको बेरोजगारी की बात उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। अभी जैसे महाराष्ट्र में बैंक घोटाला हुआ, तो ये सब चीज़ें डेविएट एंड रूल की पॉलिसी ये गवर्नमेंट खेल रही है। तो क्या लोग ये समझ चुके हैं? देखिए, चूँकि हमारे विषय में पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट ये तीनों चीज़ें चल रही हैं, तो हमें तीनों चीज़ें को समझना पड़ेगा। आपने बोला कि पास्ट में अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली थी। डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है फूट डालो और शासन करो। मतलब आपने फूट डाली, और फूट किसके बीच में डालना है? किसके बीच में फूट डालना है? जनता के, समाज में, जनता में। जनता में फूट होगी तो आपकी पूछ परख होगी, ये समझना पड़ेगा हमें। जनता में फूट होगी तो हमारी पूछ परख होगी। ये सोचती हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम ना लिए बिना यह जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप किसी एक व्यक्ति का नाम ले लेते हैं तो वो पूरा मामला उसी के नाम से जो है वो चलने लगता है, तो अन्य लोग उसमें नहीं आ पाते। पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि संप्रदाय की राजनीति लगभग हर उस व्यक्ति ने करी है जिसकी राजनीति में ठीक ठाक दाल नहीं गल पाई है। मतलब समाज में जो विकास के जरिए अपनी राजनीति नहीं चमका पा रहे, वो जाति और धर्म के आधार पर अपनी राजनीति चमकाते हैं और इसे अलग अलग नाम दे देते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि यह जो जाति और धर्म का नाम ले रहे हैं, ये किसके लिए काम करते हैं और इनका फ़ायदा पहुंचाने का जो आशा है वो किसको है? अपनी पार्टी को कि जनता को? धर्म विशेष की राजनीति करने वालों से भी मेरा यह सवाल है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सांप्रदायिक देश नहीं है, धार्मिक देश नहीं है। हम लोग लोकतंत्र के बेस पिलर पर चलने वाले लोग हैं, जहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपना अपना काम करती है, और जिसे आभारवासी स्तंभ माना जाता है, माफ़ कीजिएगा, मीडिया, वो अपना काम करता है, वो लोकतंत्र का प्रहरी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी ने आग लगाई है या कोई आग लगाने वाला है, तो उसकी लपटें जो हैं इस पूरे समाज को खाक करके रख देंगी। हमें ऐसे आग लगाने वालों से बचना चाहिए, भले ही वो कितनी भी बड़ी लोग क्यों ना हो, कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर रहे हो, कितना भी उनका काम करने का तरीका अलग क्यों ना हो। जो गलत है वो गलत है, इसे हमें मानने में बिल्कुल भी नहीं झिझकना चाहिए। और मेरे देशवासी जो इस चैनल को देख रहे हैं वो समझें कि आग लगाने वाला कभी भी आपका हितैषी नहीं हो सकता। जिसने आपके पड़ोसी के घर में आग लगाई है तो कल अगला घर आपका भी हो सकता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और अगर आप ये बात नहीं समझ रहे तो फिर बड़ा मुश्किल है आने वाले समय में किसी भी विषय को एक पत्रकार को, समाज को समझा पाना।
सर अभी हमने ये देखा है कि जो पूर्व में जो 91, 92, 93 में जो दंगे हुए थे, इस समय पर जो गरीब तबके का समाज, जो जैसे हम निचले तबके का समाज बोले, जो वो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उनके बच्चे, उनके लोग, तो इन लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित होना पड़ता है मोस्टली दंगों में। तो सर ये चीज़ बताइए कि राजनीतिक पार्टियां जब ये करती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के लोग हैं वह तरीके से और पिछलते जाते हैं, और इसका जो फ़ायदा होता है उन राजनेताओं को होता है। जनता को तो जनता सीधे इस तरीके से प्रभावित होती है, भुखमरी से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं के लिए अब, क्योंकि अभी मैंने देखा कि अयोध्या में एकदम 70,000 जवानों की तैनाती कर दी गई, पुलिस बल तैनात है, जैसा ही फैसला बताया गया कि सुरक्षित रखा गया है, ऐसा आने को है, तो तैयारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है। तो क्या अब ये एक अच्छा संदेश जाता है? देखिए, पहले तो मैं आपकी पहली वाली बात पे आना चाहूँगा। आपने कहा निचला तबका। ये आपको पता होगा कि जो बिल्डिंग खड़ी होती है, बड़ी बिल्डिंग 21 मंजिला, 22 मंजिला या 1 मंजिला भी बिल्डिंग हो, वो टिकी किस पे रहती है? अपने निचले तबके पे टिकी रहती है, अपनी नींव पे टिकी रहती है। तो ये जो निचला तबका है, ये हमारे समाज की नींव है, ये हमारे देश की नींव है। और ये जो नींव है, इसके डगमगाने का मतलब है हमारे समाज का डगमगाना। और हम लोग, जो आपने बात बोली कि वो तबका कितना प्रभावित हुआ था दंगों के समय, तो देखिए, एक आम व्यक्ति जो है वही दंगे की मार झेलता है। ये एक कॉमन पर्सपेक्टिव है, और ये आपको अधिकतर सुनाई भी देगा, रिजल्ट में भी मिलेगा। और ऐसा क्योंकि आज तक होता आया है, तो एक आम जन धारणा इस ओर जुड़ी है। हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि बड़े मसौदे जो तैयार होते हैं देश में अलग अलग तरीके से, उसमें आम जनमानस को कितना इंक्लूड किया जाता है, और जब भी कोई ऐसा बड़ा सा फैसला आ जाता है उसमें आम जनमानस का कितना ख्याल रखा जाता है। ये सारी चीज़ें तय करती है कि किसी व्यवस्था का, किसी सिस्टम का अपने समाज के, अपने देश के उस निम्न तबके पर कितना ध्यान है, और वह कितना परवाह करता है अपने उस तबके का जिसने समाज को अपनी नींव पर बांध के रखा है। तो जहाँ तक सवाल है कि दंगों में नुकसान, तो नो डाउट जितना नुकसान एक निम्न तबके का होता है, क्योंकि देखिए दंगे में नुकसान ही होता है। पहली बात, इसे आप कितनी बार भी लिख लीजिए, नुकसान को आप नहीं बदल सकते तब तक जब तक आप इसी तरह की कला में उलझे रहेंगे। कई लोग जब बात करते हैं ना कि भाई आपको बाहरी ताकतों से क्या दिक्कत, अगर आंतरिक तौर पर हम मजबूत नहीं हैं, अगर हम आंतरिक तौर पर सशक्त नहीं हैं, अगर हम आंतरिक तौर पर किसी की कही हुई बात को सुनकर एक नैरेटिव बनाकर अपने उस भाई को जुल्म की आग में झोंक दें जिसके साथ हम पले बढ़े, तो फिर किस बलबूते हम खुद को एक शिक्षित, एक सभ्य, एक पढ़ा लिखा समाज मानते हैं। तो ये बड़ा सो कॉल्ड पढ़ा लिखा समाज होगा जिसमें हमारा पड़ोसी हम ही से सुरक्षित नहीं है। तो ये बड़ा पढ़ा लिखा समाज के बारे में एक नई अवधारणा बनानी पड़ेगी, जो पुरानी अवधारणा है उसको त्याग कर। तो हर तबका हमारे समाज से जुड़ा हुआ, और मैं बार बार इसी विषय पर क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कल दो नेता कुछ बोल देंगे और दंगे भड़क जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार इसी पॉइंट पर आपको ये सचेत कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों की भाषा को तत्काल पहचानिए। और मैं आप अपने चैनल के माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ लोगों को कि अगर कोई इस तरह का भड़काऊ भाषण देता है तो आप जो है उसको पर्दाफाश करिए, उसका भांडाफोड़ करिए,
ताकि लोगों को उसकी असलियत पता चल पाए। दैट्स इट। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, ये वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ प्रमोट ना करी जाए जो लोगों में एक भड़काऊ रूप भड़काऊ रूप का प्रचार प्रसार करे। उससे ये चीज़ें काफ़ी प्रभावित करती हैं। और ये जो आपने बताया कि अभी पूर्व में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो नरसिम्हा राव की सरकार में बाला साहिब का क्या दौर था बाला साहिब का, क्योंकि बाला साहिब एक ऐसा चेहरा माने जाते हैं जो वाकई, क्योंकि उन्होंने शिवसेना का जो एक लोगो दिया है वो शेर का है और लोग उनको उस तरीके से मानते। तो उस दौर में उनका क्या रोल था अयोध्या को लेकर? देखिए, बाल ठाकरे, जिन्हें बाला साहब ठाकरे के नाम से जाना जाता है, वो शिवसेना के संस्थापक थे। शिवसेना पार्टी उन्होंने बनाई और एक हिंदूवादी नेता के तौर पर वो जिए, और आज भी उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर ही है। बाला साहब को जब हम दूसरे तरीके से जानते हैं, मराठाओं का जो उन्होंने मुद्दा उठाया था और वो ताकत बना शिवसेना के बनने की, शिवसेना के बढ़ने की और आज के शिवसेना की। क्योंकि एक मराठी मानुस बाला साहब को अपनत्व के तौर पर देखता था, उसे लगता था कि बाला साहब के तौर पर वो खुद बोल रहा है। तो कई करोड़ मराठी मानुसों का उन पर विश्वास हुआ और बाला साहब जिस तरीके से बयान देते थे वो हिंदुओं को उनके करीब लेके गया। और उस समय भी उनके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगे, कोर्ट तक उनको जाना पड़ा। उनके ऊपर आरोप था माफ़ कीजिएगा, धार्मिक दंगे भड़काने का मुंबई और आसपास के ज़िलों में, और इस तरह के कई एलिगेशंस का सामना भी उन्होंने किया। अब बाला साहब ठाकरे हमारे बीच में नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कहा जाता है कि बाला साहिब मतलब कार सेवकों में और बाला साहिब ठाकरे जो थे उनका एक मुख्य रोल था। लेकिन तो उस तरीके से यदि हम देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि इस चीज़ को देखें, तो शिवसेना को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू बीजेपी। तो क्या इस मामले में क्यों नहीं? मैं तो ये कहूँगा शिवसेना ने हमेशा से राम मंदिर को लेकर हमेशा फ्रंट फुट पर रही है, बल्कि बीजेपी से ज़्यादा उत्तेजित जो है राम मंदिर को लेकर वो शिवसेना रहती है। बार बार हम उनके जो अखबार है सामना, उसके संपादकीय में पढ़ते रहते हैं कि भाई उसमें लिखा रहता है कि अब बीजेपी सरकार को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में शामिल था ये तो, और मंदिर का निर्माण करना चाहिए। तो शिवसेना तो काफ़ी उत्तेजित है, वो भाजपा से भी ज़्यादा उत्तेजित रहती है राम मंदिर को लेकर। और चूँकि आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम राम जन्मभूमि और उससे लेकर तमाम तरह के विवादों के बारे में सोचते हैं और जानते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि उस समय के दौर में, चाहे वो बीएचपी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल रहे हों, शिवसेना के नेता बाला साहब ठाकरे रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, तो ऐसे बड़े बड़े नेताओं का चेहरों का जिक्र आपको उस समय दिखाई देता है। और ये वो लोग थे जिन्होंने इस पूरी राम जन्मभूमि पर मतलब जो है वो जब सियासत का दौर चल रहा था, तो इसकी धुरी के लेखक यही कुछ चंद नेता थे, कुछ 10-15 नेता, जिनमें 4-5 के नाम मैंने आपको बताए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके नाम तो बार बार लिए जाएंगे, क्योंकि ये वो नेता थे जो इस पूरे दौर में, जो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर शामिल थे। मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है कि अयोध्या मामले के पक्ष हो या बात करें विपक्ष की, तो सभी ने अपनी तरीके से राजनीति चमकाई और राजनीति में अपना एक अलग स्थान बनाया। बिल्कुल,
इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आज का जो राजनीतिक पर्सपेक्टिव है, जो एक सामान्य धारणा है, या आप नेताओं के बयानों का कैलकुलेशन भी करेंगे तो आपको उसी के इर्द गिर्द वो चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने इसीलिए पहले भी आपको कहा था, आप पक्ष की बात ले लें तो वहाँ पर भी राजनीति, आप विपक्ष की बात ले लें तो वहाँ पर भी राजनीति है। तो हम किसी एक व्यक्ति का नाम बताकर ऐसा लगता है जैसे बाकियों को छोड़कर उस व्यक्ति के साथ जो है वो सही व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं और राजनीतिक मुद्दा तो ये बनाया जा चुका है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। सर, एक पत्रकार के रूप में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर, जब मैंने किसी भी चीज़ को, क्योंकि हम जो पसंद करते हैं, हमारा जो नज़रिया होता है वो ग्राउंड ज़मीनी हकीकत पर ज़्यादा बिलीव करना है, वो जनता का भी रहता है और एक हमारा भी रहता है। सर, मैंने अयोध्या के मामलों में जितनी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग थी मैंने देखी, और कुछ लोगों की ग्राउंड रिपोर्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ज़मीनी हकीकत के बारे में रूबरू कराया जनता को। तो सर, यदि हम बात करें अयोध्या के लोगों की, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, हिंदू हों या मुस्लिम हों और भी अन्य समुदाय के लोग, तो उन्होंने एक नागरिक के तौर पर ये बात कही कि हम इस मामले के कारण या इस मामले को लेकर देश हमें कुछ और नज़रिए से देखता है, लेकिन आप एक नागरिक के तौर के, नागरिक की हैसियत से यदि देखें तो हम जो मुख्य चीज़ें हैं जो हमें मिलना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं, रोज़गार हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, तो वो जो ज़िला है अयोध्या में जो आती है, अयोध्या फैज़ाबाद ज़िले में आती है, तो वो उस एरिया में, उस स्थान पर उतना विकास देखा नहीं गया। वहाँ पर राजनीतिक पार्टियों ने अपना केवल स्वार्थ सिद्ध किया, लेकिन वहाँ पर जो होना चाहिए था उस तरीके से विकास नहीं हुआ। देखिए, अगर इस सवाल का जवाब हम सिर्फ फैज़ाबाद के लिए दे दें तो बाकी देश के अन्य जो ज़िले हैं वो उनके साथ बेईमानी होगी। आप मुझे बताइए, अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़ दें तो बाकी क्या अन्य जो ज़िले जिस तरीके के होने चाहिए, जो हम दावा करते हैं बार बार, जो हमारे विकास पुरुष, कथित विकास पुरुष जो दावा करते हैं कि अपनी योजना में ये ला दिए, इसको ये सौगात दे दी, उसको वो सौगात दे दी, तो ये क्या है? तो मैं किसी एक ज़िले के लिए टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं आपको एक सार में एक बात बताऊंगा ताकि आपको उससे अन्य ज़िलों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमें विकास को समझना पड़ेगा। हमें नेताओं के दिखाए हुए विकास और ज़मीन पर आए हुए विकास के अंतर को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सरकार अपनी बुराई नहीं करती है और कोई भी विपक्षी पार्टी कभी सरकार की तारीफ नहीं करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चश्मे से आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, पहले आप ये देखिए कि उसमें सच्चाई कितनी है। भाई, बोलते हैं कि मेट्रो दौड़ रही है, पर मेट्रो कागज में कब तक दौड़ेगी? वस्तु स्थिति में भी तो दौड़ना है उसको। कहते हैं कि सरकार की कामों को लग रहे पंख, ये सब क्या है? तो मैं विज्ञापन की बात नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर किसी भी सरकार के। और विकास का जहाँ तक सवाल है तो वो मुद्दा पूरे देश का है, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। तो धर्म की एक पर्दे में, जाति के पर्दे में, भाषा के पर्दे में, या हर उस कुरीति के पर्दे में जिसका अंत होना आवश्यक है, उसके आड़ में रखकर कोई भी राजनेता, कोई भी समाजवादी व्यक्ति जनता को यदि गुमराह करता है तो उससे बड़ा शैतान कोई भी नहीं है। शैतान शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो समाज के उन लोगों का दुश्मन है, जो उनसे सही शिक्षा को छीन रहा है, जो उनसे सही स्वास्थ्य को छीन रहा है, जो उनसे सही सड़क को छीन रहा है, वो समाज का दुश्मन ही है। आप इस समाज को अगर कुछ नहीं दे सकते तो इसे भय और लालच और डर का रूप भी मत दीजिए। बस इतना ही हम कहना चाह रहे थे। और बाकी इस जहाँ तक इस मामले का सवाल है तो हमें ये जनता से जो है वो एक अपील करनी चाहिए, सनिवेदन अपील करनी चाहिए, एक पत्रकार होने के नाते भी और एक नागरिक होने के नाते भी, कि इसका रिजल्ट जब भी आए और जब भी आपको कोई इसमें भड़काता हो तो आपको उसके कृत्य के बारे में बहुत ही आसानी से दिख जाना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, अगर वो इस तरह की
हरकत करेंगे तो उनको जो है मैं तो कहूँगा कि फांसी की सज़ा तक मुकर्रर कर दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी दंगा फैलाने और दंगे के बारे में इस तरह के नैरेटिव माइंड स्थापित करने से पहले भी 1000 बार सोचेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला पांडे जी ने, क्योंकि देश से बड़ा कुछ भी नहीं और देश बनता है जनता से, लोगों से। इस अयोध्या मामले पर हमने आपको कुछ जानकारियाँ जो इतिहास के पन्नों से लेकर अभी तक क्या कुछ घटित हुआ और भी आगे बताते रहेंगे। ये सब जानकारी के लिए आप बने रहिए द लोक नीति के साथ।